100 दिन सास की। कहा था तुझसे अपने मायके में 2 दिन से ज्यादा मत रुकना, और महारानी हफ्ते भर रुक कर आ रही है। वो माँ जी, मैं 2 दिन बाद आने ही वाली थी, लेकिन मम्मी पापा कुछ दिन रुकने की जिद करने लगे, इसलिए मैं कुछ दिन वहीं रुक गई। चल ठीक है, अब जल्दी से जाकर हफ्ते भर के सारे कपड़े धो दे। सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, अब तो उनमें बदबू भी आने लगी है। जी ठीक है माँ जी। ईशा कपड़े धोने चली जाती है, जिसके बाद उसकी सास ममता ईशा का बैग चेक करती है और बैग खाली देखकर वो जोर से ईशा को आवाज देती है। ईशा, जरा यहाँ। जी जी माँ जी, आपने बुलाया? क्यों रे, तेरे मायके वालों ने कुछ दिया या फिर ऐसे ही बेटे को ससुराल खाली हाथ भेज दिया? नहीं माँ जी, मेरे मायके वालों ने एक अचार का डिब्बा और आपके लिए 2 साड़ी भेजी हैं। ईशा अपनी सास को मायके से मिली साड़ी देती है, जिसे देख ममता कहती है, हफ्ते भर रहने के बाद भी उन्होंने तुझे सिर्फ एक अचार का डिब्बा और ये सस्ती सी साड़ी पकड़ा दी। तेरे मायके वाले तो निहायत ही बेशर्म लोग हैं। माँ जी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप जानती हैं ना, मेरे परिवार वालों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो आपको महंगी महंगी चीजें खरीद कर दे सके। अगर पैसे नहीं थे तो फिर तेरी शादी ही क्यों की? एक बात कान खुलकर सुन ले, अगर अगली बार से तू मायके से खाली हाथ लौटी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल अब जाकर अपने काम निपटा, उसके बाद खाना भी बनाना है। ईशा अपने आंसू पोंछते हुए वहां से चली जाती है, जिसके बाद ममता ईशा की अलमारी चेक करती है और ईशा को उसके मायके से मिली सारी साड़ियों को निकाल लेती है। वहीं ईशा का ससुर उसे रोता हुआ देखकर पूछता है, अरे अरे बहू, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी सास ने फिर से तुम्हें कुछ कहा क्या? पापा जी, मम्मी जी कहती हैं कि मैं हर बार मायके से खाली हाथ लौट आती हूँ। अब आप ही बताइए, मेरे घर की हालत इतनी खराब है, ऐसे में वो मुझे कैसे कुछ देंगे? बेटा, तुम अपनी सास की बातों का बुरा मत मानो। यह सब वो नहीं, उसका लालच बोलता है। मैं बात करूंगा उससे। ईशा फिर से घर के सभी कामों में जुट जाती है। थोड़ी देर बाद ईशा का पति देव भी ऑफिस से घर लौटता है। अरे ईशा, तुम कब आई? ईशा कुछ बोलती उससे पहले उसकी सास बोल पड़ती है, थोड़ी देर पहले ही आई है महारानी, और अपने मायके से एक फूटी चवन्नी तक नहीं लाई। अरे तो क्या हुआ ममता, हमारे पास किसी चीज की कमी थोड़ी ना है। कमी नहीं है, पर इसके घर वालों का कुछ देने का फर्ज तो बनता है ना। एक अचार का डिब्बा और तेरे लिए साड़ी तो भेजी है ना। आप तो रहने ही दीजिए, आपसे तो बोलना ही बेकार है। इतना कहकर ममता वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद ईशा अपनी अलमारी खोलकर देखती है, जहां उसे उसके मायके से मिली एक भी साड़ी नजर नहीं आती। वो अपनी सास के पास जाकर पूछती है, मम्मी जी, मुझे मेरे मायके से मिली साड़ियाँ नहीं मिल रही, आपने ली है क्या? तो अब तुझे लगता है कि मैंने तेरी साड़ियाँ चुराई है? कहाँ हो बेटा देव? देख, तेरी बीवी मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। ममता की आवाज सुनकर ससुर जी और देव वहां पहुंच जाते हैं। अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्यों इतना चिल्ला रही हो? क्या हुआ माँ? देखना बेटा, तेरी बीवी को लगता है मैंने उसकी साड़ियाँ चुराई है। अरे तू ही समझाना कुछ इसको, क्या मैं इसे चोर दिखाई देती हूँ? ये सब क्या है ईशा? ऐसा नहीं है, मैं तो बस मम्मी जी से पूछने आई थी कि क्या उन्होंने साड़ी देखी है। झूठ बोल रही है देव, ये सरासर झूठ बोल रही है। पर मम्मी जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी भला? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ईशा बेटा, तू एक बार ममता की अलमारी चेक कर ले। अब आप भी बहू की बातों पर भरोसा कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, मैं तो बस बहू की तसल्ली के लिए कह रहा हूँ। बहू, जा देख ले अलमारी। ईशा झिझकते हुए अलमारी खोलती है और उसे अलमारी में अपने मायके से मिली करीबन 10 से 15 साड़ियाँ नजर आती है। ईशा अपनी सास की तरफ देखते हुए कहती है, मम्मी जी, ये तो मेरी साड़ियाँ हैं, आपकी अलमारी में क्या कर रही हैं? वो साड़ियाँ तो मैंने संभाल कर रखी है। वैसे भी तू क्या करेगी इन साड़ियों का?
हमने कोई कमी थोड़ी ना छोड़ी है तेरे लिए। ईशा अब करती भी तो क्या, वो मुंह लटकाकर वहां से चुपचाप चली जाती है। थोड़ी देर बाद ईशा अपनी सास के लिए दूध लेकर आती है। ये लीजिए मम्मी जी, आपके लिए दूध। ममता आंखों से ही दूध का डीएनए टेस्ट करने लगती है और शक्की भरी निगाहों से ईशा की तरफ देखते हुए कहती है, ये दूध इतना पतला कैसे हो रखा है? माँ जी ये तो जैसा था वैसा ही है, आप पीकर देख लीजिए। कहीं तूने इस पे कुछ मिलाया तो नहीं मुझे मारने के लिए? अरे मैं भला ऐसा क्यों करूँगी माँ जी। चल जा, मैं पी लूंगी। जैसे ही ईशा जाती है, उसकी सास रसोई की तरफ भागकर जाती है और चूल्हे में रखा दूध चेक करती है। अपनी पूरी तसल्ली करने के बाद ही वो दूध पीकर ईशा के पास जाती है, जहां वो ईशा को अपने मायके वालों से बात करता हुआ देखती है। क्या रे ईशा, ससुराल की हर बात मायके में बताना जरूरी है क्या? आप कौन सी पट्टी पढ़ाई तुझे उन लोगों ने मेरे खिलाफ? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो लोग तो बस आप लोगों का हाल चाल पूछ रहे थे। अच्छा बेटा, अपनी सास को बेवकूफ बना रही है। अच्छे से समझती हूँ तुझे। चल जा, अपना फोन मुझे दे, अब ये मेरे पास रहेगा और जब भी तुझे अपने मायके वालों से बात करनी होगी तू मेरे सामने ही करेगी। पर क्यों माँ जी, आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? बहू हूँ मैं आपकी, आपका बुरा सोच भी नहीं सकती। तू अपना फोन देती है या मैं तेरे मायके वालों को फोन करूँ? मायके का नाम सुनकर ईशा झट से अपनी सास को फोन दे देती है। अगले दिन ईशा को आज खाना बनाने में जरा देर हो जाती है। वो रसोई में खाना बनाने जा रही होती है, तभी उसकी सास वहां आ जाती है। क्यों महारानी, खाना क्यों नहीं बना अभी तक? कहाँ मर गई थी तू? सॉरी मम्मी जी, थकावट की वजह से आज देर हो गई उठने में। अच्छा, किस चीज की थकावट हुई तुझे, जरा ये तो बता। सारा दिन तो बैठी रहती है। माँ जी कल कपड़े कुछ ज्यादा ही धो लिए थे ना, शायद इसलिए। 4 कपड़े क्या धो लिए? मैडम को थकावट हो गई। मुझे 2 मिनट के अंदर खाना तैयार चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। इतना कहकर ममता वहां से चली जाती है और ईशा फिर से रसोई के कामों में जुट जाती है। थोड़ी ही देर बाद वहां ईशा की विवाहित ननद सुगंधा आ जाती है। दीदी आप यहाँ? हाँ भाभी, आप लोगों की बहुत याद आ रही थी तो सोचा क्यों ना आप लोगों से मिलने के लिए आ जाऊं। बहुत अच्छा किया आपने जो आप यहाँ आ गए, हमें भी आपकी बहुत याद आती थी। आपके जाने के बाद तो ये घर बहुत सूना हो गया था। इतने में ही वहाँ ममता, ससुर जी और देव भी पहुँच जाते हैं। अरे बिटिया, तू यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, बस मन किया तो आ गई। अरे तूने बहुत अच्छा किया बेटा जो तू यहाँ आ गई। ईशा, अब तू यहाँ पर खड़े होकर हमारी बातें क्या सुन रही है? जा जाकर चाय बना कर ला। जी मम्मी जी। इतना कहकर ईशा वहां से चली जाती है। माँ, अब भाभी से ऐसे क्यों बात कर रहे हो? खड़ी ही तो थी बेचारी। अरे बेटा, तू नहीं जानती इसे, ये सब इसके काम से बचने के नुस्खे हैं बस। सुगंधा को अपनी भाभी के प्रति माँ का ये व्यवहार खटकने लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और चुप रहना ही जरूरी समझती है। अगले दिन क्या रे, अभी तक घर का काम क्यों नहीं किया तूने? सॉरी मम्मी जी, वो मैं दीदी की मदद कर रही थी ना अलमारी में सामान रखने में, इसलिए। अच्छा, तो अब इसमें मेरी बेटी की गलती है क्यों? इतना कहकर ममता ईशा के बाल खींचने लगती है। दर्द के कारण ईशा चिल्लाने लगती है। ईशा की चीख सुन सुगंधा और बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं। ये आप क्या कर रही हैं माँ? छोड़ो भाभी के बाल, उन्हें दर्द हो रहा है। अरे तू चुप कर, जब से ये अपने मायके से आई है तब से बहुत जुबान चलने लगी है इसकी। आज इसे सबक सिखा कर ही रहूंगी। अरे ममता, छोड़ बहू को। गलती हो गई माँ जी, आज के बाद खाना बनाने में कभी देरी नहीं होगी। ममता अपनी बहू के बाल छोड़ती हुए कहती है, आज के बाद ऐसी गलती दोबारा हुई ना तो अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर मायके चले जाना। ये सब देखकर सुगंधा फट से अपने रूम में जाती है। अपना बैग पैक करके घर से जा रही होती है कि ममता बोल पड़ती है। अरे सुगंधा बिटिया, तू कहाँ जा रही है? अभी तो आई है। अब यहाँ और रहने का मन नहीं हो रहा माँ। अरे इस नाश पीटी की वजह से तू अपना मुंह मत छोटा कर।
यह सब तो इसकी रोज की आदत है। माँ, मुझे यहाँ से जाने के लिए आपने मजबूर किया है। आप भी मेरी सास जैसी ही हैं। जिस तरह वो मेरे साथ जानवरों की तरह सुलूक करती है, आप भी भाभी के साथ ठीक वैसा ही करती हैं। सोचा था कुछ दिन यहाँ आकर रहूंगी तो जी हल्का हो जाएगा, लेकिन आपने तो मूड और खराब कर दिया। ये तो क्या कह रही है बेटा? मैं सच बोल रही हूँ पापा। मेरी सास मुझे बहुत जली कटी बातें सुनाती है। हर बात पर ताने और शक करना तो जैसे उनकी पार्ट टाइम जॉब हो। इसलिए मैं कुछ दिन यहाँ रहने के लिए आई थी। तू रुक बेटा, मैं अभी तेरी सास की अच्छे से खबर लेती हूँ। क्यों माँ, आप उनसे क्या बात करेंगी और किस मुंह से करेंगी जब आप भी अपनी बहू के साथ ऐसा ही व्यवहार करती हैं? मुझे समझ में नहीं आता हर सास ये क्यों भूल जाती है कि जो उसकी बहू है वो किसी की बेटी भी है। क्यों कोई सास अपनी बहू को बेटी नहीं मानती? अपनी बेटी की बात सुनकर ममता का सिर शर्म से झुक जाता है। अब ममता को अपनी गलतियां समझ में आने लगती है। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने कभी तुम्हारा दुख समझने की कोशिश नहीं की। हमेशा तुम्हें बुरा भला बोला और तुम्हारे साथ नौकरों जैसा सुलूक किया। आज जब अपनी बेटी पर बात आई तो समझ में आया कि मैं कितनी गलत थी। मुझे माफ कर दे बेटा। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैंने कभी आपकी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं माना। आपने भले ही मुझे अपनी बेटी नहीं माना, लेकिन मैंने हमेशा आपको अपनी माँ की नज़र से ही देखा है। अपनी बेटी के दुख को जानने के बाद ही सही, आखिरकार ममता को एहसास हो जाता है कि बहू भी किसी की बेटी होती है और हर बेटी एक ना एक दिन बहू जरूर बनती है। इसलिए हर बहू को एक बेटी का दर्जा मिलना चाहिए।